प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्टिव कॉमर्स पे विषय पे चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके सिलेबस को समझेंगे और साथ ही कुछ इसके डिफिनीशंस और अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है कॉमर्स, वाणिज्य, और इसको 4 यूनिट में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। और वो चारों यूनिट इस प्रकार से हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को क्या करना है? फर्स्ट यूनिट में जो पहला लेसन है हमारा, वो सबसे पहले कॉमर्स की मीनिंग है। मीनिंग, इसका अर्थ हिंदी भी लिखते जाएंगे। अर्थ, पहले हम अर्थ जानेंगे कॉमर्स का क्या है। फिर दूसरा जो हमारा लेसन है फर्स्ट यूनिट का, वो हमारा नेचर है। कॉमर्स का नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति कह सकते हैं। तीसरा लेसन हमारा फर्स्ट यूनिट का तीसरा लेसन स्कोप है। इसको दायरा कह सकते हैं, हिंदी में दायरा कहते हैं। और जो फोर्थ लेसन है हमारा, वो है एम्स, लक्ष्य। एम्स को लक्ष्य कहते हैं। और जो फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्य को समझेंगे इसमें। अगला लेसन 6 है जो है, उसमें हमें टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण, इसके वर्गीकरण को समझना होगा। फिर 7th लेसन जो है, उसमें हमें वैल्यूज़, इसके वैल्यूज़ मालूम होंगे। वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं, मान भी लिख सकते हैं, मूल्य भी लिख सकते हैं, महत्व भी लिख सकते हैं। तो मूल्य लिख देते हैं। फिर अगला 8वां लेसन हमारा है, उसमें हमें कोरिलेशन, सहसंबंध, सहसंबंध पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट लेसन पे चलें हम, यानी हमारा 8 लेसन हुआ अभी तक, और 8 लेसन सहसंबंध, जो 8वां लेसन हमारा सहसंबंध है। और ये हमारा फर्स्ट यूनिट का ये था। फर्स्ट यूनिट में हमको ये 8 लेसन कवर करना होगा। अब आगे की बात करते हैं सेकेंड यूनिट को लेकर। सेकेंड यूनिट में जो हमारा फर्स्ट लेसन है, वो अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी, अर्थात इसको हिंदी में शब्दावली की समझ कह सकते हैं। शब्दावली की समझ। कॉमर्स के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की शब्दावली ऐसे होते हैं जिसको समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। वो शब्द, नए शब्दों को उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे हरासमेंट हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, और उसके बाद तमाम प्रकार के और शब्द, पार्टिकुलर्स हुए, और अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब शब्द इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि कॉमर्स की परिभाषा में समझना ज़रूरी होता है। तो अब आगे दूसरा लेसन में हम, दूसरा जो लेसन हमारा होगा वो होगा
पेडागॉगिकल एनालिसिस, पेडागॉगिकल एनालिसिस, इसको हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक विश्लेषण, शैक्षणिक कहिए शैक्षिक विश्लेषण। उसके बाद जो हमारा इसका थर्ड पार्ट यानी थर्ड लेसन है हमारा तीसरा, वो लेसन प्लानिंग का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान, और ये और सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट आपका और होगा, उसमें भी लेसन प्लानिंग से संबंधित होगा, तो इसको समझ के रखेंगे तो उसमें भी आप यूज़ करेंगे यही चीज़ें। लेसन प्लानिंग, पाठ योजना, हिंदी में से क्या बोलेंगे, पाठ योजना। इसी के साथ हमारा सेकेंड यूनिट ख़त्म होता है। हमें सेकेंड यूनिट में पहले क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली की समझ, और पेडागॉगिकल एनालिसिस शैक्षणिक विश्लेषण, लेसन प्लानिंग पाठ योजना, ये 3 लेसन पढ़ने हैं। अब अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में हमको जो पहला लेसन हमारा होगा थर्ड यूनिट का, वो है गुड कैरिकुलम, हिंदी में इसे आप कह सकते हैं अच्छे पाठ्यचर्या या अच्छा पाठ्यचर्या, अच्छा पाठ्यचर्या। दूसरा लेसन जो है हमारा वो इसमें हो जाएगा, वो है टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि शैक्षिक कार्यों के लिए उपयोगी मटेरियल, शैक्षिक कार्यों के लिए उपयोगी पदार्थ या मटेरियल, मटेरियल। उसके बाद तीसरा लेसन जो हमको जिसमें अध्ययन करना है वो हमारा है पेपर्स ई रिसोर्सेस, पेपर्स एंड ई रिसोर्सेज, यानी कि इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं उद्देश्य और ई संसाधन, उद्देश्य और ई संसाधन। अब उसके बाद जो हमारा आखिरी इसका थर्ड यूनिट का आखिरी लेसन चौथा है, उसमें वो है स्किल्स है, स्किल्स यानी कौशल। उसको इस पे अध्ययन करना है। अब इस प्रकार से हमारा थर्ड यूनिट ख़त्म होगा। और अगर अब आगे बात करें हम यूनिट फोर्थ की, यूनिट फोर्थ में हमको क्या क्या अध्ययन करना है, तो आइए पहले तो यूनिट फोर्थ में हमें अध्ययन करना है, पहला लेसन जो है हमारा वो है क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम प्रोसेस यानी अध्ययन कक्ष में प्रक्रिया, अध्ययन कक्ष प्रक्रिया कह सकते हैं। दूसरा लेसन जो है हमें इसमें पढ़ना है वो हमारा है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन
के प्रकार को जानना है। तीसरा लेसन हमारा जो है वो हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि टेस्ट द्वारा उपलब्धि निर्माण। छात्र में टेस्ट लेने पे क्या उनकी उपलब्धि हो रही है उसको जानना। टेस्ट या परीक्षण, टेस्ट द्वारा उपलब्धि निर्माण क्या हुआ है उसको जानना। इस प्रकार से हमारा 4th यूनिट भी ख़त्म हुआ। और अब एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा मीनिंग, कॉमर्स की मीनिंग को समझना होगा। कॉमर्स किसे कहते हैं या कॉमर्स के अंतर्गत उसका क्या अर्थ है और शब्दों के माध्यम से या शब्द किससे मिलकर बना है। तो कॉमर्स के अर्थ को समझने के लिए तो आइए इन सब पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट यूनिट के लेसन पहले में हम लोग देखेंगे मीनिंग जो है कॉमर्स से संबंधित। तो उसको समझते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता ये कॉमर्स का जो पूरी तरह कॉमर्स सिद्ध होता है इन्हीं दोनों पे निर्भर होता है और इन्हीं दोनों से सिद्ध होता है पूरी कॉमर्स की डिफिनीशन। उत्पादक से उपभोक्ता के बीच समस्त बाधाओं को, जो भी बाधाएं होंगी उन बाधाओं को दूर करने में जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जो हमारे लिए सहायक होगा, वही कॉमर्स कहलाएगा। कॉमर्स में सबसे पहली चीज़ ये होता है कि कोई भी उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता, दोनों अपने फ़ायदा को देखते हैं। और कॉमर्स वहीं होता है जहाँ गेन यानी लाभ ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इसलिए उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जितनी भी बाधाएं होंगी उसको दूर हम जिससे करेंगे वो सब कॉमर्स के संसाधन कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत कॉमर्स में हम लोग ये जानते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे से ही ये अपने कार्यों का संचालन करते हैं और एक दूसरे से ही ये लाभ लेते हैं। तो इससे आप मोटा समझ चुके होंगे कि कॉमर्स का अर्थ क्या है। बात करते हैं प्रकृति की। तो कॉमर्स की प्रकृति को जानने के लिए इसकी प्रकृति क्या है, नेचर। तो कॉमर्स की प्रकृति में कॉमर्स एजुकेशन दैट एरिया ऑफ एजुकेशन विच develops requisite knowledge, skills and attitude for handling of trade, commerce and industries। मतलब कॉमर्स के अंतर्गत इसके जो एरिया हैं वो इस प्रकार से हैं कि लाभ कमाने की दृष्टि से इंडस्ट्रीज़ में जो भी व्यय किया जाता है और या फिर कोई भी शुरुआत की जाती है तो उस कॉमर्स के एरिया के अंतर्गत उसे देखा जाता है। द नेशनल कमिटी ऑफ द कॉमर्स टीचर्स ऑफ USA के अनुसार है ये, डिफाइंड कॉमर्स एज बिजनेस एजुकेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन रेफर्स टू द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस विच concerns itself with vocational preparation for a business and also with business information important for every citizen and consumer in order that he may better understand and use his business and economics surrounding। इसके अंतर्गत जो
एक इंसान है, मनुष्य है, उसके अंतर्गत ये समझ विकसित करना कि कॉमर्स की सामान्य मूलभूत जो परिभाषा है, सामान्य डिफिनीशंस हैं, उसको समझाना, उसको बताना, और उसके बाद ये उसको किससे, किस चीज़ से, या फिर मार्केट की जानकारी से कहाँ लाभ हो रहा है, वो सारी चीज़ें यदि उसको उन सभी चीज़ों से अवगत है तो वो निश्चित तौर पे लाभ कमा सकेगा और उसको कॉमर्स की परिभाषा या कॉमर्स को समझने में रुचि भी होगी। स्कोप में सबसे पहली चीज़, स्कोप को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्कोप को अगर हम देखेंगे तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर होगा, एक तो सब्जेक्ट मैटर और दूसरा होगा जो हमारा है नेचर ऑफ सब्जेक्ट। इन दोनों पार्ट में होगा। और ये जो हमारा सब्जेक्ट से संबंधित है तो स्कोप में सब जाहिर सी बात है कि इसको आप देखते हैं कि 9th क्लास के बच्चों से ये शुरू किया जाता है कि उन्हीं को स्कोप वहाँ से, मतलब उनको समझने के लिए कॉमर्स अगर हमारे पाठ्यक्रम में देखा जाए तो 9th से बेसिकली बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में ये जुड़ता है। तो इस मायने में देखा जाए तो 9th का बच्चा यदि उसके उम्र को देखा जाए तो 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा करीब 14 to 16 के अराउंड होता है, इसी बीच में होता है, 13, 14, 15, 16। तो उसको समझने के लिए उसके एज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसको किस प्रकार से समझाया जाए कि वो स्कोप को समझ सके। तो इसलिए 9th, 10th और 11th, 12th के स्तर को उस अनुसार समझाया जाता है। तो अब आगे की चर्चा कर दें। एम्स जो हैं, लक्ष्य, वो प्राप्त हो सके, उस बच्चे को किस प्रकार से समझाया जाए कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सके, वो समझ सके और उसके बाद वो अपने दैनिक जीवन में समझते हुए उसका प्रयोग भी करे, न कि बस समझे या फिर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। और फिर जा कर के हमारा जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त होता है। जब वो समझ लेगा, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा, तो निश्चित तौर पे हम अपने उद्देश्य को सिद्ध कर पाएंगे और हमारा उद्देश्य हमें प्राप्त होगा। और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, जब उसके अंदर जब उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाएगा तो अब उस टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, वो बच्चा और उसके बाद टीचर्स भी जो हैं वो बच्चे को वर्गीकरण कराने के लिए उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए वो करने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद वैल्यूज़, फिर उसका जा कर के वो निश्चित तौर पे क्या मूल्य है दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा और उसके मूल्यों को अपने अंदर समाहित करेगा, समझेगा और जिससे कि वो अपना विकास कर सकेगा। अब उसके बाद कोरिलेशन में, सहसंबंध में वो फिर संबंध स्थापित करेगा, कैसे कैसे मार्केट में किस प्रकार से संबंध को स्थापित किया जाए कि जो है व्यापार को लाभ हो या फिर वो खुद कोई व्यापार करके लाभ प्राप्त कर सके, तो वो सहसंबंध भी स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। अगर हम सेकेंड यूनिट में चर्चा करें तो सेकेंड यूनिट का जो हमारा पहला लेसन है वो है अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी, शब्दावली की समझ। शब्दावली, विभिन्न प्रकार के कॉमर्स की शब्दावलियाँ हैं जिसको समझना अति आवश्यक है। जैसे कि अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, बेसिक माना जाता है कि सबसे पहले जर्नल एंट्री कराना ही जो छात्र होते हैं 9वीं 10वीं को, उन्हें जर्नल एंट्री कराना होता है। तो जर्नल एंट्री यानी जनरल को रोजनामचा, हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजनामचा। अब रोजनामचा शब्द से आप तात्पर्य बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज होगा कि रोजनामचा क्या है। तो रोजनामचा, जैसा कि इस शब्द में ही अर्थ है, रोजनामचा, रोज मतलब डेली, रोजनामचा मतलब जो डेली बेस पे हमारा लेन देन हो रहा है उसका हम एक निश्चित पुस्तक में जो लेखा करते हैं उसी को हम रोजनामचा कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, और शब्द, वो नए नए शब्द सुनने के उसके लिए मिलेगा। वो इस प्रकार से रोजनामचा का अगर नियम्स देखेगा, रूल्स जो होगा उसके नियम जो हैं उसको समझने का प्रयास करेगा तो वो निश्चित तौर पे 3 रूल्स हैं, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। अब उसको ये भी समझना होगा कि ये 3 शब्द जो हैं उसका यहाँ कॉमर्स में क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा है। तो व्यक्तिगत खाता में क्या होगा,
व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत किसी निश्चित व्यक्ति समूह से उसका खाता होगा तो वो व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। और उसके बाद रियल अकाउंट वास्तविक खाता क्या है, जो वस्तु से संबंधित होगा वास्तविक खाता होगा, वस्तु संबंधित जो खाता होगा। और नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता यानी कि जो लाभ हानि से ही संबंधित होता है जो खाता, वो क्या हो जाता है, अवास्तविक खाता। तो ये सब शब्द जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे को समझने के लिए। डेबिट क्रेडिट भी समझना होगा, डेबिट यानी ऋणी, क्रेडिट यानी धनी, और कब किसको डेबिट किया जाएगा, कब किसको क्रेडिट किया जाएगा, ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो शब्दावली की समझ बच्चे में होनी आवश्यक है। अब उसके बाद अगर सेकंड लेसन पे चले हम, अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी को आप समझ चुके, शब्दावली की समझ को। अब दूसरा लेसन है पेडोगॉगिकल एनालिसिस यानी शैक्षिक विश्लेषण। शैक्षिक विश्लेषण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि वो एनालिसिस कर पाएगा कि वो अगर शब्दावली समझ लेगा तो वो निश्चित तौर पे एनालिसिस उसको बताया जाएगा कि किस प्रकार से शैक्षिक विश्लेषण का एनालिसिस किया जाए कि वो उसके अंतर्गत वो चीज़ें समझ सके। क्योंकि बेसिक जब बच्चे की बेसिक नीड्स जो हैं वो सब क्या है, शब्दावली हैं। शब्दावलियों को ही नहीं समझ पाएगा तो क्या एनालिसिस कर पाएगा। इसलिए शब्दावली के बाद वो आगे अगर उसके स्तर को बढ़ाना चाहेंगे आप तो निश्चित तौर पे बढ़ा सकते हैं। अब लेसन प्लानिंग होती है। लेसन प्लान कैसे किया जाए, पाठ्य योजना कैसा किया जाए कि वो बच्चे के अनुरूप हो, शिक्षक के अनुरूप नहीं। हमें टीचिंग करना है तो वहाँ ये ध्यान देनी है कि किस प्रकार का पाठ्य योजना हम बनाएं कि बच्चे के रुचिगत हो और बच्चे को समझ में आए और बच्चा उसको समझ के अपने दैनिक जीवन में यानी जो भी पढ़ रहा है उसका यूज करने के लिए और उसका रिलेट भी कर सके कि कहाँ से किस चीज़ों को जोड़ेंगे, वो चीज़ें वो अच्छी तरीके से खुद से कर सके। तो वो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेसन प्लान ऐसा करना चाहिए। अब आगे हम थर्ड यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट का लेसन थर्ड यूनिट हमारा यहाँ है। थर्ड यूनिट का हमारा जो है उसमें पहला लेसन जो है गुड करिकुलम है। तो गुड करिकुलम में यानी अच्छा पाठ्यचर्या। अच्छा पाठ्यचर्या का मतलब ये हुआ कि पाठ जो हमारा है उसको किस प्रकार से तैयारी किया जाए उस पर कि बच्चे के अनुरूप हो जाए और बच्चा आसानी से पाठ के विषय में उसको संक्षिप्त में बताया जाए ताकि वो अच्छे से उसको समझ सके और उस इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि उसको पाठ को समझने के लिए उत्सुक हो और पाठ को जानने की इच्छा उसमें जगे। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, और हमें अपने क्लास में एंट्री लेने से पहले ये ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास जो मटेरियल है वो सही रूप में है कि नहीं। जो मटेरियल जैसे कि हमें अगर यदि सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो वहाँ निश्चित तौर पे हम ये दिखा सकते हैं बच्चे को कि किसी दो वस्तुओं का आदान प्रदान अदला बदली करके विनिमय को समझा सकते हैं। विनिमय किसे कहते हैं तो बच्चे को समझा देंगे दो पक्ष होंगे बेटा, दो पक्षों के बीच होने वाली ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। और दो वस्तुओं को दिखा करके और अदला बदली करा देंगे बच्चों में, या दो बच्चों को उठा करके उनको दो वस्तुएं दे करके उनमें आपस में अदला बदली करा करके और इस परिभाषा को समझा देंगे तो वो अच्छी तरीके से उस परिभाषा को भी समझ सकेंगे और उसके बाद वो हमेशा के लिए उनके जो स्मरण मेमोरी है उसमें वो उसको हमेशा के लिए रख सकेंगे और कभी नहीं भूलने वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो वो ज़रूरी होता है। अब उसके बाद आगे बढ़ें तो पेपर्स एंड ई रिसोर्सेस, पेपर्स को तैयार करना और ई रिसोर्सेस कुछ जो हमारे इंटरनेट से संबंधित रिसोर्स हैं उसको भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना और ताकि वो समझ सकें और उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराना और साथ ही जहाँ यूज हो कंप्यूटर का लैपटॉप का वो उसका यूज करके उनको चीज़ें अच्छी तरीके से समझाना होता है। अब अगला है स्किल्स, कौशल। स्किल्स आपका बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आप जो स्किल्स है आपका उसको आप अगर यदि बीएड में क्या किया जाता है आपकी स्किल्स को ही डेवलप किया जाता है, आपकी स्किल्स को अच्छी तरीके से उसका प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि आप जब बच्चों के बीच में हों
तो अपने स्किल्स का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर सकें, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से आपके द्वारा जो भी मटेरियल या जो भी लेसन का जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसको अच्छी तरीके से वो समझ सके और सीखे। तो इसलिए स्किल्स, आप जो भी स्किल्स आपके हैं वो जैसे कि सैंपट लेखन स्किल्स हुआ, या फिर व्याख्यान मेथड हुआ, या फिर प्रश्नोत्तरी मेथड हुआ, जितने भी स्किल्स हैं ये सारे स्किल्स आपके अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और इसमें क्या ध्यान देना है वो सारी बातें इसमें आपको करना है, और ताकि बच्चा को प्रभावी ढंग से अध्ययन अध्यापन में उसकी रुचि आए और वो अच्छी तरीके से समझ सके। तो इसी के साथ हमारा 3rd यूनिट ख़त्म हुआ। अब 4th यूनिट में हम देखेंगे। 4th यूनिट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4th यूनिट में सबसे पहले हमें पहला लेसन जो है क्लासरूम प्रोसेस है। क्लासरूम का प्रोसेस इसको समझना होगा। अध्ययन कक्ष प्रक्रिया। अध्ययन कक्ष प्रक्रिया में आप जब यदि कक्षा में उपस्थित होते ही आप अध्ययन किस प्रकार से करेंगे कि जो इफ़ेक्टिव हो, बच्चे के लिए समझ में आए, तो वो चीज़ें क्लासरूम के अंतर्गत उसमें क्या होगा, क्लासरूम का पूरा माहौल बच्चों में बच्चे अटेंशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, या फिर बच्चों को अपनी तरफ किस प्रकार से आकर्षित करें, या फिर जो आपने पूर्व क्लास लिया था उसमें आपने क्या पढ़ाया था, कुछ प्रश्न उसको पूछ करके अट्रैक्टिव क्लास करें, मतलब अपनी तरफ बच्चों का आकर्षण करके फिर आगे के लेसन को, अपने लेसन प्लान को पढ़ाएं। तो वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं फैक्ट। बहुत ही टीचर्स को ये सब बड़ी बारीकी से समझ करके क्लासरूम में एंट्री करना चाहिए। अब उसके बाद अगर अगला बात करें, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के प्रकार। अब मूल्यांकन भी करना कि बच्चे को किस प्रकार से समझा रहे हैं और कौन सा बच्चा क्या समझ पा रहा है, यानी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल वो बच्चों के रुचिगत है या फिर बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। कहीं हम एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बच्चों को दे रहे हैं जो कि वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो सारे चीज़ें मूल्यांकित करके टीचर्स को क्लास में अपने कंटेंट को बच्चों में अध्यापन कराना चाहिए और उसको सीखने के लिए रुचिगत तरीके से अपने जो भी लेसन के मटेरियल है उसको प्रोवाइड करें। अब उसके बाद अगला अगर लेसन 3 है, उसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट द्वारा उपलब्ध निर्माण। अब बच्चे का समय समय पर यदि आप किसी लेसन को पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं तो उसका अगले दिन टेस्ट लें, ताकि ये पता चले कि कहाँ तक बच्चा सीख पाया है, और उसके बाद ये देखा जाए कि उसकी उपलब्धि, यदि बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आंसर्स बता रहा है, लिख रहा है और समझा रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने उस टॉपिक पे, उस लेसन पे उपलब्धि प्राप्त की है, और उसका पुनर्बलित करना चाहिए, और उसके बाद प्रोत्साहित करते हुए कुछ उसको इनाम के माध्यम से या फिर उसको पुरस्कृत करके और बच्चों को भी सीख देने के लिए फ्यूचर में, ताकि वो भी अच्छा करें, ऐसा प्रेरणा दे करके अपने क्लास का जो लेसन है उसका समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप लेसन प्लान बना करके लेसन को अध्ययन करा करके टेस्ट के माध्यम से बच्चे को अच्छी तरीके से महसूस करेंगे, तो इस प्रकार से वो बच्चा सीखेगा और निश्चित तौर पे अपने पठन पाठन में बहुत रुचि लेगा और अच्छी तरीके से सारे बच्चे सीखेंगे। इसी के साथ आज इस लेसन वाणिज्य में हम लोगों ने जो इसका सिलेबस है उसको चर्चा किया। इसी के साथ अगले लेसन में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।